चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर। और आप सबका बहुत 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 स्वागत है आज की हमारी इस प्यारी सी एप्लीकेशन क्लास के अंदर। देखिए, तो आपको बता दूं साथियों कि हम यहाँ पे जो लाइट चैप्टर है उसकी शुरुआत यहाँ पे कर चुके थे। और लाइट चैप्टर के अंदर साथियों ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले जो 4 क्लासेस है आपको मैंने यहाँ पे पढ़ा दी है। और हमने देखिए साथियों बहुत सारे कंसेप्ट को यहाँ पे समझ लिया था। ठीक है, तो जिन बच्चों का यहाँ पे पहला दिन है मैं बता दूं कि ये साथियों हमारी लाइट की 5th क्लास होने वाली है। ठीक है, तो ये लाइट के अंदर साथियों हमारी जो है वो 5th क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लासेस पढ़ा दी हैं, ये हमारी 5th क्लास होने वाली है। और आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा साथियों वो होगा हमारे प्रकाश का अपवर्तन, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या आप कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन की बात हम यहाँ पे करेंगे, जिसके अंदर माध्यम जो होता है वो चेंज होता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की प्यारी सी क्लास को बहुत बड़ी तरीके से। और जितनी भी बातचीत होगी वो मैं बातचीत साथियों करूंगा क्लास के बाद में, क्लास के एंड में आपसे बातचीत करूंगा बहुत ही बड़ी तरीके से। ठीक है, तो क्लास को हम शुरू करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आ जाइए, देखिए हमने साथियों क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने पढ़ लिया है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसे बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने पढ़ा कि कैसे प्रकाश किरणें जो आती है टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। आज हम साथियों पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे प्रकाश के अंदर यहाँ पे माध्यम में चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है। देखो, तो जब भी यहाँ पे प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसे कहा जाता है साथियों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती कैसी है, किस तरह से होती है, हैव अ लुक ऑन दिस। आप नोटिस करो कि आपने नोटिस किया होगा साथियों, जब जब यहाँ पे प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, आप नोटिस करना कि जैसे ये है हमारे पास में, तो यहाँ पे के ऊपर हवा है, नीचे पानी है। आप जब यहाँ पे किसी पेंसिल को साथियों किसी ग्लास में डालते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो ग्लास होती है, जो पेंसिल होती है हमारी से थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। बोलो हाँ या ना, देखा आप लोगों ने? सर बिल्कुल देखा हमने। आपने नोटिस किया होगा साथियों कि पानी में हम जब जाते हैं तो पानी के अंदर हमें जो गहराई होती है पानी की वो यहाँ पे कम नजर आती है। किस कारण से? प्रकाश के इसी अपवर्तन से। जब पानी के अंदर किसी वस्तु को डालते हैं तो उसका साइज सडनली थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई देता है। किस कारण से? प्रकाश के अंदर साथियों अपवर्तन की प्रोसेस के माध्यम से, रिफ्रैक्शन की प्रोसेस के माध्यम से। आपने नोटिस किया होगा साथियों, कभी इस तरह से पानी में गए हो आप लोग मान के चलिए नाव में बैठे हैं और सडनली बोले यार पानी कितना बढ़िया साफ साफ पानी है, मुझे यहाँ पे कूदने का मन कर रहा है, मेरा नहाने का मन कर रहा है। आप बोलते हैं पानी ज्यादा गहरा भी नहीं है और कूद गए। तो पानी जो होता है साथियों आपकी उम्मीद से ज्यादा गहरा होता है। किस कारण से ये हमें कम गहरा नजर आता है? ये नजर आता है साथियों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं सबके सब। तो ये सब चीजें हैं जो मैं डिटेल से बताने वाला हूं। और बेटा आपको मैं बताऊं कि चीजें धीमे धीमे होंगी, जल्दीबाजी में नहीं होने वाली हैं। तो प्लीज यहां पे किसी प्रकार से उत्साह पर मत दिखाइए। आपको मैं बहुत आराम से सिलेबस कराऊंगा। मैंने आपसे 4 से 4.5 महीने का समय मांगा हुआ है, तो 4 से 4.5 महीने से ज्यादा चीजें नहीं जाएंगी, लेकिन आपको 4 से लेकर 4.5 महीने से पहले भी चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं साथियों आज की हमारी प्यारी सी क्लास को, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे बोलते हैं प्रकाश के अंदर यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए देखिए, तो रिफ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, सुनो ध्यान से, बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट। देखिए कि जब प्रकाश किरणें, पहले आप कॉन्सेप्ट को सुनते चलना, उसके बाद आपको मैं सारी सारी बातें बताते चलूंगा। देखो, जब प्रकाश किरणें साथियों एक पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, मतलब जब प्रकाश किरणें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, साफ साफ कहा जा रहा है कि प्रकाश किरणें जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, और इसी दिशा के परिवर्तन को साथियों कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। इसी को कहा जाता है प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप समझ गए? मतलब द चेंज और बेंडिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। अब आप ये समझ चुके हैं कि अपवर्तन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। देखो, तो अपवर्तन की प्रोसेस के अंदर जो मीडियम होता है, जो माध्यम होता है साथियों, वो यहां पे सेम रहेगा, बदलेगा?
आप सीधे सीधे कहोगे सर कि इसके अंदर यहाँ पे जो माध्यम होता है उसमें यहाँ पे चेंज होता है। समझ गए छोटी सी बात। अब माध्यम किस में चेंज होगा, मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखिए मैं बात करता हूं ग्लास के बारे में। ग्लास मतलब हमारा जो कांच होता है, तो कांच के अंदर जो प्रकाश किरणें होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। सर बिल्कुल जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए अगर हवा से यहाँ पे पानी में जा रही है प्रकाश किरणें, तो हवा से पानी में जा रही है, तो हवा से पानी में जाते समय कौन सी प्रोसेस होगी? आप कहेंगे सर यहाँ पे होने वाला प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। अपवर्तन होगा, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों रिफ्रैक्शन होगा? क्योंकि माध्यम में परिवर्तन हुआ है ना। समझ गए छोटी सी बात को। तो जब भी यहाँ पे मीडियम चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीधे सीधे यहाँ पे रिफ्रैक्शन। अच्छा मैं पूछूं, बताओ कि यहाँ पे जो मिरर की बात करते हैं, दर्पण की बात करते हैं, तो क्या दर्पण में ये प्रोसेस होती है? तो दर्पण में प्रोसेस नहीं होती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछो, बताओ कि हम जब बात करते हैं दर्पण के सामने, मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूं, चाहे मेरे पास में समतल दर्पण हो, चाहे मेरे पास में अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, प्लेन मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, तो उसमें क्या होगा सर? उसमें माध्यम चेंज नहीं होती, उसमें हमेशा क्या होता है? उसमें साथियों हमेशा होती है परावर्तन। समझ गए छोटी सी बात को। तो कहां पर क्या चीज होती है ये समझना पड़ेगा। आपसे पूछेंगे बताओ कि सर लेंस में कौन सी प्रोसेस होती है? लेंस में, तो लेंस के अंदर हम जब बात करते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? रिफ्रैक्शन होती है। ये क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में। लेंस में क्या होता है? लेंस में प्रकाश किरणें आएंगी, उस माध्यम में जाएंगी और फिर माध्यम में परिवर्तन होगा। समझ गए? तो लेंस में हम जब पढ़ेंगे तो कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे? लेंस में साथियों पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, जहां पे माध्यम में परिवर्तन होने वाला है। अब एक बात को और सुनो दम से, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं और क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, उन कंडीशंस को भी जरा समझेंगे। देखो हमारे पास दो तरह की वस्तुएं होती हैं। सुनना सबके सब सुन लो, बहुत प्यारे प्यारा कंटेंट बता रहा हूं कि हमारे पास में दो तरह के यहाँ पे क्या होंगे? पदार्थ होते हैं। आप कहेंगे सर दो तरह के पदार्थ होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं? सुनो, एक होता है साथियों हमारे पास पदार्थ जिसको बोलते हैं, देखो हमारे पास दो तरह के पदार्थ होते हैं, दो तरह के माध्यम होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि सर हमारे पास में मीडियम कितने प्रकार के होंगे? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। माध्यम कह दो, पदार्थ कह दो, या मीडियम कह दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप कहेंगे सर हमारे पास में दो तरह के माध्यम होते हैं। एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं डेंसर। सर डेंसर को हिंदी में क्या कहा जाता है? डेंसर को साथियों हिंदी में बोलते हैं सघन। क्या बोलते हैं? सघन। कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं रेयरर। क्या बोलते हैं? रेयरर, जिसे हिंदी में कहा जाता है विरल। क्या बोलते हैं? विरल। तो पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि हमारे पास में दो तरह के माध्यम होंगे, एक होता है डेंसर, एक होता है यहाँ पे विरल। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर ये डेंसर और रेयर क्या होता है? हम तो सुने सुने लग रहे हैं, इनको जरा समझिएगा, बहुत ही बढ़िया है कि नहीं? तो डेंसर का मतलब होता है साथियों जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। सुनना मैं बता रहा हूं, आप ये कहेंगे कि सर डेंसर किसे कहेंगे? सिंपल सिंपल भाषा में ये कहा जा रहा है कि सर जिनकी डेंसिटी, जिनका घनत्व ज्यादा होता है उसको क्या कहेंगे? डेंसर कहेंगे। अच्छा ठीक है, जिसकी डेंसिटी या जिसका जो घनत्व होता है वो यहां पे कम हो उसको क्या कहा जाएगा? विरल कहा जाएगा। उसको हम कहेंगे यहां पे रेयरर। अब ये चीजें जो होती है वो कंपैरिजन में की जाती है। कंपैरिजन मतलब आप जब तक किसी को कंपेयर नहीं करोगे आप नहीं बता सकते कि कौन सी यहां पे डेंसर है, कौन सी यहां पे रेयरर है। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं, आप यहां पे समझने का प्रयास करना। बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूं, देखो एग्जांपल समझाना। जैसे मैं देखिए बात करता हूं साथियों, एक है हमारे पास में हवा और दूसरी है हमारे पास में देखिए पानी। ठीक है, अगर मैं पूछूं बताओ जल्दी से, एक है हमारे पास में पानी और एक है देखिए भैया हमारे पास में कांच। क्या है? कांच है। कोई दिक्कत? आप समझ गए छोटी सी बात को। अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ कि एक हमारे पास में यहां पे कांच है और एक मेरे पास में यहां पे सीमेंट है। क्या है? देखो सीमेंट छोड़ दो, एक मेरे पास में कांच है और एक मेरे पास देखिए बेटा यहां पे डायमंड है। क्या है? डायमंड है। अब मैं पूछता हूं आपसे, बताओ कि कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयरर है? कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयरर है? सुनो ध्यान से। डेंसर को साथियों मैंने सीधे सीधे नाम दिया यहाँ पे डी से, और रेयरर को साथियों मैंने देखिए शो कर दिया किससे? आर से। अब ये डेंसर और जो रेयरर होता है ना, ये बदलता रहता है, ये फिक्स नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते कि सर हमेशा डेंसर डेंसर रहेगा, रेयरर रेयरर रहेगा, मतलब सघन सघन रहेगा, विरल विरल रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दो कि हमेशा कंपेयर के साथ ही बनती है। जैसे यहां पे देखो, हवा और पानी की बात करते हैं तो हवा है भैया हल्की, पानी होता है भारी भारी, तो यहां पे हवा हो जाएगा रेयरर और पानी हो जाएगा डेंसर। आप समझ गए? सर बिल्कुल सही बात है। हवा हमारे पास में सरल माध्यम है, विरल माध्यम है,
और हम जब बात करते हैं पानी की बात में, पानी हमारे पास में कैसा सघन माध्यम है। सब बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहीं पे जब मैं कंपैरिजन करता हूं साथियों पानी और कांच के बारे में, अब ये बताओ जज्बात बदल जाएंगे ना सारे के सारे, कि पानी और जब मैं कांच की बात करूंगा तो पानी जो है वो हल्का होता है, कांच यहाँ पे भारी भारी होता है। पानी की डेंसिटी कम होती है, कांच की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो पानी साथियों अब क्या हो जाएगा हमारे पास में, विरल हो जाएगा, रेरर हो जाएगा। और कांच क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेंसर हो जाएगा, सघन हो जाएगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक हमारे पास में कांच और यहां पे डायमंड है। अब कांच और मैं जब हीरे की कंपैरिजन करूंगा तो कांच हमारे पास में रेयरर हो जाएगा और डायमंड कैसे हो जाएगा भैया हमारे पास में, डेंसर हो जाएगा। समझ में आ गया छोटी सी बात। तो रेयरर और डेंसर डिपेंड करता है किसके ऊपर, यहां पे कंपैरिजन में। जब तक तुलना नहीं करोगे, जब तक तुलना नहीं करोगे आप यहां पे डेंसर और रेयरर के बीच में अंतर नहीं बता सकते। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है, बोलो हाँ या ना। जैसे मैं बात करूं, सुनो ध्यान से, एक हमारे पास में वैक्यूम है, सुनो ध्यान से, एक हमारे पास वैक्यूम है और एक हमारे पास में हवा है। मान लो एक है निर्वात और एक है हमारे पास में हवा। अब आप कहोगे सर कौन सी डेंसर है कौन सी रेयरर है, तो भैया सिंपल सी बात है, ये देखो हमारे पास में रेयरर हो जाएगी, ये हमारे पास में विरल हो जाएगी। और हवा के अंदर डेंसिटी होती है तो ये सघन हो जाएगी। तो ये डिपेंड करती है सब किस पे, तो ये डिपेंड करती है हमारे डेंसिटी पर। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब हमारे पास में कंडीशंस बनती हैं। चलो भैया हम कंडीशंस पे बातचीत करेंगे। आओ सबके सब बोर्ड पे देखो, बढ़िया बढ़िया कंडीशंस है, कतई जहर कंडीशंस है और हम सारी की सारी कंडीशंस को एक बात में पढ़ डालेंगे। आइए, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की साथ ही पहली कंडीशन दी जा रही है, पहली हमारे पास में कंडीशन है। क्या कंडीशन है, सुनो ध्यान से, कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, व्हेन द लाइट मूव फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो यहां पे उनकी जो गति होती है वो कम हो जाती है और वो यहां पे अवलंब की तरफ झुक जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाती है। भैया मैं बिल्कुल भी नहीं समझा इस बात को, चल रहो चिल, मैं समझाता हूं बहुत ही बड़ी तरीके से। देखो अब आप ये समझो कि हमारे पास में दो माध्यम होने वाले हैं। एक है साथियों हमारे पास में हवा, क्लियर है सारी बातें, और एक हमारे पास में माध्यम है कौन से, के पानी। अब ये बताओ कि हवा पानी की हम जब बात करते हैं तो यहां पे तुलना करोगे, डेंसिटी बनाओगे, किसकी डेंसिटी ज्यादा किसकी डेंसिटी कम है, समझ लो। तो हवा की बात करते हैं भैया, तो हवा हमारे पास हो जाएगा विरल, विरल मतलब ये साथियों हमारे पास हो जाएगा रेयरर। और डेंसिटी किसकी ज्यादा, पानी की डेंसिटी ज्यादा है। जब पानी की डेंसिटी ज्यादा है साथियों तो ये माध्यम कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में सघन और इसे बोलेंगे डेंसर। ठीक है। अब लाइट कहां से कहां जा रही है, लाइट भैया आ रही है हमारे पास में हवा से पानी में, मतलब लाइट ट्रेवल कर रही है यहां पे रेयरर टू डेंसर मीडियम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है सर, एयर और वैक्यूम एक नहीं है, नहीं बेटा, एयर और वैक्यूम अलग अलग होते हैं। वैक्यूम कहां मिलता है, जैसे जहां पे कोई मीडियम नहीं होती उसे बोलते हैं वैक्यूम। जैसे पानी, जैसे मैं बात करूं पृथ्वी और सूरज के बीच में, तो हमारे आकाश में क्या है साथ, वैक्यूम है। जहां पे कुछ भी नहीं होता, जहां पे कोई माध्यम नहीं होता, वहां पे वैक्यूम होता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। स्पेस में क्या मिलेगा, वैक्यूम मिलेगा। ठीक है बालक, चलो अब आप यहां पे देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से हर एक चीज बता रहा हूं। अब देखो ये लाइट आ रही है, सिंपल सी बात है। अब ये बताओ सर ये जो लाइट है ये कहां से कैसे जाएगी, इसको जरा समझाओ। ये लाइट कहां से कहां जा रही है, आप कहोगे सर ये लाइट जा रही है हमारे पास में कहां से कहां पे, देखो ये आ रही है विरल माध्यम से। विरल माध्यम में जैसे सघन माध्यम, देखो यही वो पॉइंट है जहां पे ये लाइट प्रवेश करेगी। अब यहां पे माध्यम में चेंज होगा, अब माध्यम में जैसे ही चेंज होगा तो यहां पे लगेगा नियम, कौन सा नियम लगेगा भैया हमारे पास में, अपवर्तन का नियम लगने वाला है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मान लो कि माध्यम नहीं होता तो ये लाइट हमारे पास सीधी जाती है, ऐसी जाती, बोलो जल्दी से। अगर माध्यम में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होता, माध्यम में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होता, तो अगर हमारी लाइट यहां पे ऐसे जाती, ये कब होती साथियों, अगर यहां पे नो मीडियम चेंज होता, अगर यहां पे मीडियम के अंदर, सुनो ध्यान से, अगर यहां पे माध्यम में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता तो हमारी प्रकाश किरणें सीधी जाती, बोलो। अब मान लो भी ये प्रकाश किरणें आ रही थी यहां पे 40 मीटर पर सेकंड से, सुनो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो अगर यहां पे माध्यम में परिवर्तन नहीं होता तो प्रकाश किरणें भी हमारी 40 मीटर पर सेकंड से जाती। सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हुआ क्या, आप देख पा रहे हो कि प्रकाश किरणें थोड़ी सी मुड़ गई हैं। अब मुद्दा बनता सर कहां मुड़ी हैं, तो सुनो ध्यान से, जहां पे माध्यम में परिवर्तन होता है साथियों उसके बिल्कुल 90 डिग्री पर आप एक लाइन खींच दी है
और इस लाइन को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। देखो ये जो लाइन मैंने बनाई है साथियों, इस लाइन को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल को हिंदी में क्या कहा जाता है? नॉर्मल को साथियों हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अब मुझे जरा ये बता दो कि ये लाइन जानी चाहिए थी इस प्रकार से, लेकिन ये जो लाइन है वो इधर आ गई है। इसका मतलब जानते हो क्या कि ये किसकी तरफ मुड़ी है? ये लाइन थोड़ा सा भैया कहां मुड़ी है बताओ जल्दी से। ये लाइन मुड़ी है कहां पे? देखिए अभिलंब की तरफ। आप देख पा रहे हो कि अगर यहां पे प्रकाश, अगर यहां पे माध्यम में चेंज नहीं होता तो ये लाइट हमारी सीधी जाती, लेकिन ये सीधी ना जाके थोड़ी सी मुड़ गई है। किसकी तरफ जा रही है? आप कहोगे सर ये जो लाइट है वो आ रही है कहां पे? अभिलंब की तरफ, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। आप समझ गए? अच्छा, इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर माध्यम में चेंज नहीं होता, इसकी स्पीड होती है 40 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी? मान लो भैया 30 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। स्पीड हमारी बढ़ी है, स्पीड हमारी कम हो गई, स्पीड हमारी कम हो गई। ठीक है, अब ये कितने डिग्री झुकती है, कितने डिग्री नहीं जाती, ये डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस के ऊपर। मैं एक नॉर्मल कंडीशंस बता रहा हूं, आप समझ गए छोटी सी बात को? वही लिखा हुआ है। तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी और कहां झुकेगी साथियों? अभिलंब की तरफ झुकेगी। क्या ये कंडीशन यहां पे क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे बालक, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो हमने पहली कंडीशन समझ ली है, चलो दूसरी कंडीशन समझते हैं। देखो पहले दूसरी कंडीशन समझते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। क्या अपोजिट है? सुनो कि जब प्रकाश किरणें देखो ध्यान से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति बढ़ जाती है और वो यहां पे अभिलंब से दूर हट जाती है। भैया ये कौन सी कंडीशन होने वाली है? इस कंडीशन को यहां पे देख लो, सबके सब बोर्ड पे देख लो। अब हमारे पास में दूसरी कंडीशन कौन सी है? मान लो कि ऊपर हमारे पास पानी भरा पड़ा है। देखो ये ऊपर हमारे पास भरा पड़ा है पानी, और नीचे हमारे पास देखिए हवा। अब ये बताओ हवा और पानी में से कौन भारी होगा? कहेंगे सर पानी भारी होगा, तो पानी हमारे पास में डेंसर हो जाएगा और हवा हमारे पास क्या हो जाएगी? रेयरर हो जाएगी। मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप समझ गए छोटी सी बात को कि कौन भारी है कौन हल्का है? समझ गए? बोलो सही बात है। अब आप खुद ही देखो कि प्रकाश किरणें कहां से कहां पे आ रही है। प्रकाश किरणें आ रही है पानी से हवा की तरफ। अगर मान लो कि किसी प्रकार से माध्यम में चेंज नहीं होता तो हमारी प्रकाश किरणें ऐसे जाती। देखो अगर माध्यम में चेंज नहीं होता तो हमारी प्रकाश किरणें ऐसे जाती। देखो ऐसे जाती, ऐसे जाती, सिंपल सी बात है। लेकिन आप नोटिस कर पाओगे कि प्रकाश किरणें थोड़ी सी मुड़ रही हैं। अब मुद्दा बनता है सर कहां पे मुड़ रही हैं? ये है हमारे पास में नॉर्मल। देखो ये हमारे पास में अभिलंब है जिसको हमने क्या नाम दिया? नॉर्मल नाम दिया। अब एक बात को और सुन लो सबके सब, वो बात यह है कि यहां पे साथियों मान लीजिए स्पीड दी जा रही है कितनी? यहां पे 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ जैसे ही प्रकाश किरणें हवा में जाएंगी तो हवा में जाने के बाद ये क्या हुआ? ये जाना चाहिए था सीधा, लेकिन प्रकाश किरणें सीधी नहीं जाके मुड़ चुकी है। अब ये बताओ कि कहां मुड़ी है? ये अभिलंब के पास आ रही है, अभिलंब से दूर जा रही है। देखो ध्यान से, ये मुड़ गई है ऐसे। अब मुझे जरा ये बताओ कि ये जो प्रकाश किरणें हैं, ये जो लाइट रेज हैं, ये अभिलंब के पास आ रही हैं या फिर अभिलंब से दूर जा रही हैं? आप कहेंगे सर ये प्रकाश किरणें नॉर्मल से दूर जा रही है। दिखाई दी आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये प्रकाश किरणें अभिलंब से क्या जा रही है? दूर जा रही है। कंफर्म है? अच्छा इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? इसकी स्पीड यहां पे बढ़ जाएगी। मान लो ये कितनी हो गई हमारे पास में? 40 मीटर पर सेकंड हो गई है। सीधे सीधे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बनेगा। ठीक है, अभी कितना एंगल बनता है कितना एंगल नहीं बनता इन सबको हटा दो, गोली मारो, आप कंसेप्ट को समझो बस। ठीक है बालक, अब आपको सुनो ध्यान से, मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं उस पॉइंट को सुनो। आपसे क्वेश्चन बनता है सर क्या चेंज होता है क्या चेंज नहीं होता? देखो ध्यान से, आपको बताऊं साथियों, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब जब यहां पे प्रकाश के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, सुन लो ध्यान से, जब प्रकाश के अंदर यहां पे कौन सी प्रोसेस होती है? यहां पे अपवर्तन की प्रोसेस होती है। तो अपवर्तन की प्रोसेस में क्या चीज बदलती है, क्या चीज सेम रहती है? सुनना ध्यान से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भैया बताओ कि जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होती है, वो क्या होती है? यहां पे चेंज होती है। देखो ध्यान से, समझ में छोटी सी बात है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कि वेलोसिटी बदलती है, क्या चीज नहीं बदलती? तो मैं बताऊं साथियों, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा। जो प्रकाश की साथियों आवृत्ति होती है वो हमेशा कैसी रहती है? वो हमेशा सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी भैया f1 है तो यहां पे प्रकाश के परावर्तन के बाद भी साथियों इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? यहां पे f1 रहेगी। इसमें किसी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब प्रकाश के माध्यम में परिवर्तन होने से भी
प्रकाश के अंदर परावर्तन होने से भी, प्रकाश के अंदर परावर्तन होने से भी सॉरी अपवर्तन होने से, अपवर्तन, हाँ अपवर्तन होने से भी किसमें परिवर्तन नहीं होता है? तो आंसर है साथियों फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ के छोटी सी बात को। अब आप ये देखो सर, ये तीसरी कंडीशन यहां पे दी जा रही है, और इस तीसरी कंडीशन के बाद हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। यहां पे सर क्या बात कर दिया आपने, आप तो बहुत जल्दी जल्दी निपटा दिए इसको। चल रहा हूं मैं बता रहा हूं, देखो तीसरी कंडीशन क्या बोला गया, सुनो। यदि प्रकाश किरणें यहाँ पे अवलंब के नॉर्मल है, मतलब प्रकाश किरणें जो होती हैं साथियों अवलंब के पैरेलल है, तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गति में परिवर्तन होगा। भैया मैं बिल्कुल नहीं समझा इस बात को, समझा दो कैसे करेंगे। हैव अ लुक ऑन दिस। बेटा यहां देखो ध्यान से, आप इस वाले एनिमेशन को समझो। कहां गया एनिमेशन, देखो सुनो सुनो, ये देखो ये लाइट रेज है, ये लाइट रेज जब पैरेलल, देखो जब ये प्रकाश किरणें हैं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर, जब ये प्रकाश किरणें सीधी कर रही थी तो इसके एंगल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, सिर्फ उसकी स्पीड में परिवर्तन हुआ था। जैसे जैसे हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे वैसे वैसे प्रकाश के अंदर देखिए जो अपवर्तन नजर आएगा। ऊपर हवा है, बीच में ग्लास है और नीचे हवा है। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, देखिए साथियों कि कैसे कैसे माध्यम में परिवर्तन होने से यहाँ पे प्रकाश की यहाँ पे जो चाल होती है और प्रकाश के एंगल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्लियर सारी बातें। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाश का यहाँ पे अपवर्तन, जिसे बोलते हैं साथियों सीधी सीधी क्या, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई छोटी सी बात को। तो आपको हर एक कंसेप्ट है जो डिटेल से बता रहा हूं। अच्छा एक चीज को मैं बता दूं बेटा, सुनो, आप में से बहुत से बालक विद्यार्थी पूछते रहते हैं सर आपने कहा था कि हम 30 से 35 क्लासेस में फिजिक्स कर लेंगे। बेटा सुन लो ध्यान से, आप ये देखो मैं टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूं। मैं टॉपिक बेटा पढ़ा रहा हूं लाइट, और ये लाइट जो है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सोचो भैया कि अगर क्लासेस मैंने 35 बोली थी और गलती से अगर 37 क्लासेस हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई नुकसान है क्या आपका? आपकी कोई ट्रेन छूटी जा रही है क्या, बताओ जल्दी से, नुकसान तो मेरा ही है ना। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको एटलीस्ट मैं सब चीजें वो बता दूं जो आपको इंपॉर्टेंट है। ये सब आता है ना, पहले से रुक जाओ, अभी बता रहा हूं, ये सब आता है ना। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, जब तक मैं तोते निकलेंगे बाहर। ठीक है, चलो तो ये बातें क्लियर हो गई हैं, टेंशन मत लेना, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब सुनो, अब मुद्दा ये बनता है सर कि हमारे पास में रिफ्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका यूज कहां पे किया जाता है। देखो तो रिफ्रैक्शन का यूज कहां पे होता है, सुनो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि अगर आप पानी में हैं और पानी के अंदर साथियों यहाँ पे मछली पकड़ना चाहते हैं, तो मछली जो होती है साथियों गहराई से थोड़ी सी ऊपर नजर आती है। मछली एक्चुअल में कहां पे, गहराई में है, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो इमेज बनती है कहां बनती है, ऊपर ऊपर बनती है। क्यों बनती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के रिफ्रैक्शन के कारण साथियों उसकी इमेज कहां बनेगी, ऊपर बनेगी। अगर मान लीजिए मछली आपको ऊपर दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा नीचे फेंकिए भाला, तभी जाके आप मछली को मार पाएंगे। ठीक है, जब यहां पे किसी पानी के अंदर किसी वस्तु को डाला जाता है उसका साइज बड़ा बड़ा हो जाता है। आप पानी के अंदर नींबू को डाल दो तो नींबू का जो साइज होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बड़ा बड़ा नींबू हो जाएगा। ठीक है, तो नींबू बड़ा बड़ा क्यों दिखाई देगा आपको मैं बता दूं, तो वो है साथियों किस कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप किसी यहाँ पे नदी में जा रहे हैं और नदी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे साफ साफ नजर आती है और लगता है कि भैया नदी का जो तलहटी है, नदी की जो रिवर बेड है, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको पास नजर आएगी और तुम बोलते हैं नहीं नहीं भाई मुझे डुबकी लगानी है। लेकिन मैं बता दूं साथियों, नदी का जो यहाँ पे किनारा होता है, नदी की जो तलहटी होती है, वो हमेशा आपको कम गहराई पे नजर आती है। ऐसा लगता है कि नदी बहुत कम गहरी है, लेकिन जब वास्तव में जाओगे इसके अंदर तो गहराई यहाँ पे अनुमान से ज्यादा होती है। और तो ये क्वेश्चन बनता है सर, ये जो यहाँ पे गहराई का आभास हुआ है, कम गहराई जो फील होती है वो किस कारण से होती है, वो फील होती है इसी कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो इस सीधी सीधे क्वेश्चन है जो बन जाते हैं। अब मुझे जरा ये बता दो कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो परतें मिलती है, हवा की परतें मिलती हैं, उसमें भी परिवर्तन होगा? सर बिल्कुल होगा। अब आप कंसेप्ट को सुनना ध्यान से, जो मैं बताना चाहता हूं बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट। देखिए आप ये जानते हैं, सुनो ध्यान से, आप ये जानते हैं साथियों कि हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या मिलेगा, सुनो ध्यान से। आपको ये पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे देखो हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर यहाँ पे वायुमंडल है, बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल है। अब हमारी पृथ्वी के ऊपर ये जो वायुमंडल है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एटमॉस्फेयर, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास में बहुत सारी परतें होती है। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में टोटल यहाँ पे 5 लेयर्स होती हैं, बोलो हाँ या ना। हमारे पृथ्वी के अंदर साथियों टोटल यहाँ पे 5 परतें हैं और हर किसी की जो डेंसिटी है, हर किसी का जो घनत्व है कैसा, अलग अलग है।
तो हर किसी की जो डेंसिटी है, हर लेयर की जो साथियों घनत्व है वो कैसी है, अलग अलग है या सेम है? आप कहेंगे सर हर किसी की जो डेंसिटी है वो देखो अलग अलग है। आपको ये पता होना चाहिए, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको देखो बता दूं बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको ये पता होना चाहिए कि सर हमारी पृथ्वी की जो सबसे नीचे वाली परत होती है, सुन लो सबके सब ध्यान से, हमारी पृथ्वी की सबसे नीचे वाली जो परत है, सुन लो। हम, अरे ये भैया कहाँ जा रहे हो आप, हमारी बात सुन लो थोड़ा सा, है ना। देखो हमारे, अरे कहाँ जा रहे हो बाबू आप, देखो हमारे पृथ्वी के साथियों सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षोभमंडल बोलते हैं। सुन लो ध्यान से, वैसे तो मैं सारी की सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन तो भी मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखो ये साथियों हमारे पास में पाए जाने वाली लेयर होती है जिसे बोलते हैं एग्जोस्फियर। एग्जोस्फियर को हिंदी में साथियों कहा जाता है बहिमंडल। और सबसे नीचे जो पाए जाने वाली परत होती है इसको हमने एक नाम दिया साथियों जिसे बोलते हैं क्षोभमंडल। क्या बोलते हैं, क्षोभमंडल कहते हैं। आपको बता दूं कि क्षोभमंडल जो होती है इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। सुन लो ध्यान से, ये क्षोभमंडल जो होती है इसकी डेंसिटी कैसी होती है, इसकी डेंसिटी साथियों बहुत ज्यादा हाई होती है। और ये परत कैसी है, हल्की होती है, भारी होती है, भारी होती है। जबकि हम बात करते हैं एग्जोस्फेयर के बारे में, सबसे ऊपर वाली परत के बारे में, इसकी डेंसिटी यहां पे बहुत ही ज्यादा कम होती है। और ये परत यहां पे कैसी साथियों, बहुत ही ज्यादा हल्की होती है। अब खुद ही बताओ कि इन सब लेयर्स की जो डेंसिटी है वो एक जैसी है फिर अलग अलग है? सर अलग अलग है। और इसी कारण से हमारे वायुमंडल के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को साथियों बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहा जाएगा, इसको हिंदी में साथियों कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। तो आपसे सीधी सीधी क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर यहाँ पे अक्सर में चीजें थोड़ा सा अलग अलग दिखाई देती हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। इसे हिंदी में साथियों क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि पृथ्वी पे पाए जाने वाली जो पांचों लेयर हैं वो अलग अलग डेंसिटी की होती है। बस इतना सब कॉन्सेप्ट बनता है। सबकी डेंसिटी कैसी होती है, अलग अलग होती है। अब क्योंकि डेंसिटी अलग अलग होती है तो भैया इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आ गया, छोटी सी बात, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे बताओ, तो ये जो हमारा बेटा देखो, हमें जो सूरज होता है, ये सूरज जो होता है सुबह के शाम और सुबह और शाम के समय ये बड़ा बड़ा दिखाई देता है। और ये कैसा दिखाई देता है, तिरछा दिखाई देता है। तो क्वेश्चन बनता है, जो सूरज हमें इस प्रकार से नजर आ रहा है, जो सन के अंदर ये जो तिरछापन होता है, जो सन हमें इस प्रकार से यहां पे झिलमिलाता हुआ नजर आता है, तो झिलमिलाता हुआ नजर क्यों आता है साथियों, ये आता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि यहां पे सूरज के ढलने के 2 मिनट बाद और सूरज के उगने के 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देता है, तो किस कारण से दिखाई देता है? ये दिखाई देता है साथियों यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समझ में आ गई छोटी सी बात को, कि जो प्रकाश किरणें होती हैं ये हमारी सूर्य के उगने से 2 मिनट पहले ही आ जाती हैं, और प्रकाश किरणें जो होती हैं साथियों सूर्य के डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देती हैं। इसी कारण से सूर्य के उगने से 2 मिनट पहले और सूर्य के डूबने के 2 मिनट बाद तक हमें जो यहाँ पे सूर्य की किरणें होती है, जो सनलाइट्स होती हैं, वो यहाँ पे नजर आती है। किस कारण से नजर आती हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं साथियों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपसे पूछेंगे बताइए कि जो तारे हैं वो टिमटिमाते क्यों रहते हैं, तो तारों का जो टिमटिमाना है साथियों, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, ये किस कारण से होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ गए? अच्छा भैया तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता? इसका रीजन देखो, जो तारे होते हैं साथियों उनकी रोशनी बहुत दूर से आती है, बहुत दूर से आती है। लेकिन जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा तारों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पास में होता है, और इसका साइज भी बड़ा होता है। तो इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर साथियों वायुमंडलीय अपवर्तन की प्रोसेस हो नहीं पाती है। आप समझ गए? तो तारों से जो रोशनी आ रही है बहुत लाइट ईयर से पहले आ रही है, मतलब बहुत हजारों करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व से आ रही है। तो यहां से आने वाली लाइट बहुत छोटी छोटी होती है। आपने नोटिस किया होगा साथियों कि गर्मी के मौसम में कहीं दूर लाइट जल रही है तो वो भी हमें टिमटिमाती नजर आती है ना। तो ये बात मैंने बता दी है। एक बच्चा मेरे से पूछा सर कि करवा चौथ के अंदर यहाँ पे जो चंद्रमा होता है वो लेट क्यों निकलता है? बेटा इसके पीछे जो रीजन है वो ज्योग्राफिकल रीजन है।
ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। ज्योग्राफिकल रीजन ये होता है कि हमारी पृथ्वी होती है जो उस दिन, वो साथियों अम्बर वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। आपको ये नहीं पता कि अम्बर वाला क्षेत्र क्या होता है। आपको बताऊं साथियों कि सूरज की, देखो सूरज की जो रोशनी होती है उसके द्वारा यहाँ पे वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा क्या करता है साथियों, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो अम्बर वाले दिन क्या होता है साथियों, अम्बर वाले दिन ये होता है कि उस दिन यहाँ पे होता यह है कि चंद्रमा की घूमने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली लो होती है। क्यों? डिस्टेंस बहुत ज्यादा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, डिस्टेंस पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और उस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी ज्यादा कम है, इतनी ज्यादा कम है कि जो चांद होता है वो नॉर्मल टाइम से 1 से 1.5 घंटा लेट निकलता है। ऐसा नहीं होता कि चंद्रमा रात के 12 बजे आ रहा है, नॉर्मली 5-6 बजे दिखाई देता है, उस दिन थोड़ा 8 बजे दिखाई देता है। ठीक है, हाँ, ताकि तुम्हारे चांद को नजर ना लगे। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? मैं समझ रहा हूं तेरी बात को। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमने बातें यहां पे समझ ली हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। आ जाओ, अब हमारे सामने देखिए बेटा बहुत प्यारा कंसेप्ट बनता है जिसे बोलते हैं अपवर्तनांक, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेटा हमारे यहां से क्वेश्चंस बनेंगे और यहां से हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और मैं न्यूमेरिकल्स को बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। इन सभी कंसेप्ट को जरा समझिएगा, बहुत प्यारे प्यारे फैक्ट बनेंगे हमारे एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर अपवर्तनांक होता क्या है, तो अपवर्तनांक का बेटा सीधे सीधे मतलब होता है यहाँ पे दो मीडियम्स का रेशियो। क्या होता है? दो मीडियम्स का रेशियो होता है। सर दो मीडियम्स का रेशियो क्या होता है, मैं समझा नहीं। देखो बेटा बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है जो बता रहा हूं, देखो इधर देखो, आप नोटिस करना कि अपवर्तनांक का हमेशा कंसेप्ट किसमें यूज किया जाएगा। सुन लो सुन लो सुन। तो अपवर्तनांक का जो मतलब होता है, इससे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो साथियों ये सीधे सीधे होता है दो माध्यम का अनुपात। मैं लिख रहा हूं, देखो ये दो माध्यम का क्या है, तो ये दो माध्यम के अंदर यहां पे गति का अनुपात है, मतलब इट इज अ रेशियो। क्या है? रेशियो है। ये किसका रेशियो है साथियों? ये रेशियो होता है मीडियम का। किसका होता है? मीडियम का अनुपात होता है। भैया मैं समझा नहीं इस बात को, बिल्कुल भी मैं समझा नहीं। मैं एग्जांपल से बता दो, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं, सुन लो सुन लो सुनो, बहुत सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं, आपको हर एक चीज जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। बेटा प्लीज इधर सबके सब सुन लो, क्योंकि आपको मैं जो चीज बताने वाला हूं ना अब वो चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर सबके सब हैव अ लुक ऑन दिस, इधर देखो सबके सब, बस 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे सुन लोगे। आपको मैं गारंटी से बता रहा हूं साथियों, हर एक चीज जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर कर दूंगा मैं आपको। देखो ध्यान से, मान लो कि मेरे पास में एक मीडियम है, ये देखो इधर देखो सबके सब, मान लो कि सर ये हमारे पास में एक मीडियम है, दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो हाँ यार, दिखाई दे रहा है सबको? इस मीडियम के अंदर ये मैंने भर दिया पानी। सुनो, ऊपर देखिए साथियों मेरे पास में हवा है, और नीचे देखिए साथियों मेरे पास में यहाँ पे पानी है। क्या है? पानी है। दिखाई दिया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब बिल्कुल है, देखो ध्यान से। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे जरा ये बताओ कि प्रकाश कितनी आएंगी। देखो देखो, प्रकाश कितनी आएंगी, प्रकाश कितने ऐसी आएंगी। अगर मान लो कि पानी नहीं होता, अगर मान लो पानी नहीं होता तो प्रकाश कितने सीधी जाती, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रकाश कितने सीधी जाती। लेकिन यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, तो पानी भरा पड़ा है तो हमने डाल दिया यहाँ पे, देखो क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया। नॉर्मल मतलब जिसे क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं। मैंने देखो बताया था, इसे बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। अब ये बताओ प्रकाश कितने क्या होंगी, तो ये प्रकाश कितने मुड़ जाएंगी। कहां मुड़ेंगी सर? ये मुड़ेंगे अविलंब की तरफ। देखो तो प्रकाश कितने यहाँ पे मुड़ जाएंगे, कहां जाएंगी, ये जाएंगे साथियों अविलंब की तरफ। ये प्रकाश कितने ऐसी आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये प्रकाश कितने जब ऐसी आएंगी तो फिर से माध्यम में परिवर्तन हुआ है। अगर माध्यम में परिवर्तन हुआ है तो अब प्रकाश किरणें कहां जाएंगी, तो अब प्रकाश किरणें साथियों जाएंगी अवलंब से दूर। कहां जाएंगी? अवलंब से दूर जाएंगी। तो मान लो प्रकाश किरणें हमारी ऐसे जा रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं। आप नोटिस कर पाओगे कि अगर यहाँ पे ग्लास नहीं होता तो ये प्रकाश किरणें ऐसी आती और ऐसे निकलती। आपको ये बात हमेशा समझनी पड़ेगी कि ये दोनों जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब मैं जो तुम्हें कंसेप्ट समझाने वाला हूं उस कंसेप्ट को सुनो, बहुत प्यारा। देखो ये जो हमारे पास एंगल बनेंगे, इन एंगल को समझो। ये जो एंगल साथियों बना है इसको हमने एक नाम दिया है एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिखाई दी सबको? ओके भैया सही बात है। और यहां पे साथियों ये जो बनेगा हमारे पास में, ये इसको हमने एक नाम दिया है एंगल आर, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो यहां पे साथियों जो आर दिया जा रहा है हमारे पास में, इस आर का जो मतलब है वो होता है हमारे पास में रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। क्या छोटी सी बात को यहां पे समझ गए हैं? इसको साथियों हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये बनेगा साथियों, क्या इस वाली कंडीशन में एंगल आई की जो वैल्यू होती है वो एंगल आर के बराबर होनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर क्या बात कर दी आपने तो भैया सारे के सारे जज्बात बदल दिए। सुनो ध्यान से, एंगल आई की जो वैल्यू होती है, सुनो ध्यान से, एंगल आई की जो वैल्यू होती है साथियों एंगल आर के बराबर होती है। किसमें काम करता है? ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ यहां पे प्रकाश के परावर्तन में। किसमें? प्रकाश के परावर्तन में। ये कंडीशन कहां पे लागू होती है? ये कंडीशन भैया लागू होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, जिसे बोलते हैं प्रकाश का क्या? इसे बोलते हैं साथियों प्रकाश का परावर्तन। ये बताओ जल्दी से, क्या यहां पे एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के बराबर होगी? अरे बताओ ना सबके सब, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहां पे एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के बराबर नहीं है ना? आप समझ गए? नहीं है ना सर? बिल्कुल नहीं है। मतलब आप देखो ध्यान से, सर यहां पे एंगल आई की वैल्यू देखो एंगल आर से बड़ी भी हो सकती है, एंगल आई की वैल्यू एंगल आर से छोटी भी हो सकती है, और कहा जाए तो यहां पे एंगल आई की वैल्यू साथियों एंगल आर के बराबर भी हो सकती है। तीनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। समझ गए? छोटी सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो हाँ या ना। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है? तो मैंने ये समझा दिया कि सर परावर्तन के अंदर, सॉरी अपवर्तन के अंदर ये जो आर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं साथियों? इसको हम हिंदी में साथियों बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। और तीनों की तीनों कंडीशन यहां पे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब मैं जो तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूं ना बालक, उस कंसेप्ट को सुनना। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, कतई जहर कंसेप्ट। देखो अब मुझे बताओ कि मान लो कि इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है साथियों यहां पे 40 मीटर पर सेकेंड। कहां पर? हवा के अंदर। अब जैसे ही पानी में गई तो पानी में स्पीड कितनी हो जाएगी? बढ़ेगी घटेगी? भैया स्पीड हमारी कम हो जाएगी। मान लो कितनी स्पीड हो गई भैया? स्पीड हो गई हमारे पास में मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप समझ गए स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड भैया हमारे पास, सर थर्ड कंडीशन तो नहीं होती बेटा, मैंने क्या कहा ना, ये हो सकती है। मतलब तीनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, तीनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। मैं ये बता रहा हूं तीनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंडीशन, तीनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। अभी मैं समझा रहा हूं बेटा, सुन लो। अभी देखो, अभी थोड़ा सा रुकोगे ना, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, पहले कमेंट करना शुरू कर दे दो सबके सब। कहां पे थे हम लोग? हाँ, इसकी स्पीड यहां पे 40 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास में? 30 मीटर पर सेकंड। सुनो, तो आपको बेटा मैं छोटी छोटी बातें हैं जो बता रहा हूं। यहां पे सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है स्नेल। देखो यहां पे हम बात करते हैं किसके बारे में? तो हम बात करते हैं, देखिए साथियों, अपवर्तनांक के बारे में। तो अपवर्तनांक जो होती है साथियों, इसको यहां पे शो किया जाता है किसे? म्यू से। इसकी वैल्यू क्या बनती है? इसकी वैल्यू साथियों बनती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको साथियों सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सुनो 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 सुनो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधी सीधे मतलब होता है साथियों बहुत सारी चीजें। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, देखो सबके सब सुनते चलना ध्यान से। मान लो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दो माध्यम का अनुपात। हम पहली कंडीशन बात करते हैं हवा से कहां पे? पानी में। देखो जब हवा से कहां जा रही है बेटा? पानी में जा रही है। तो हवा कितनी है? हवा की स्पीड है हमारे 40 मीटर पर सेकंड। पानी में कितनी स्पीड है? 30 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा बताओ जल्दी से? 4/3 आएगा। बोलो जल्दी से। तो आप समझ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि आप जब दो स्पीड का अनुपात निकालते हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बेटा सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये बताओ जल्दी से मुझे कि जो अपवर्तनांक होता है ये क्या है साथियों? ये दो माध्यम में अनुपात है। बोलो जल्दी से। सर ऊपर कौन सा माध्यम है? ऊपर हमारे पास में एयर है। नीचे कौन सा माध्यम है? नीचे हमारे पास में क्या? पानी है। मतलब जब हवा से पानी में जा रही है, हवा से पानी में जा रही है, तो हमने हवा और पानी की स्पीड का रेशियो ले लिया। हवा और पानी का रेशियो जो लिया कितना है हमारे पास में? 4/3 आया। अभी बताओ क्या इसमें किसी प्रकार से कोई यूनिट आ रही है? क्या इसमें किसी प्रकार से कोई डायमेंशन है? सर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आ रहा है जिसे बोलते हैं अनुपात है। बोलो जल्दी से। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं साथियों कि इसके पास में किसी प्रकार से कोई भी जो डायमेंशन होती है वो नहीं होती। मतलब हम जब बात करेंगे अपवर्तनांक के बारे में, तो अपवर्तनांक के पास में सिर्फ और सिर्फ संख्या होती है, इसके पास में कोई भी जो यूनिट होती है वो नहीं होती। समझ गए? छोटा सा कंसेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? बोलो हाँ या ना। अब देखो बालक सबके सब ध्यान से, इधर ही बताने वाला एक व्यक्ति है जिनका नाम है स्नेल चाचा। सर ये क्या चीज है स्नेल चाचा? देखो
1621 के अंदर यहाँ पे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है यहाँ पे जिनका नाम है साथियों स्नेल, जिनका नाम है पूरा नाम है यहाँ पे विलिबोर्ड स्नेल। और विलिबोर्ड स्नेल के द्वारा एक नियम दिया जाता है और इसी नियम को साथियों हम क्या बोलते हैं, इसी नियम को एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। ये स्नेल का नियम क्या है, सुनो, इनके द्वारा सीधी सीधी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुनो, कि किसी भी दो माध्यम के अंदर हम बात करते हैं आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है और इसी नियतांक को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। आपको ये सब नहीं पढ़ना, मैं पहले बता रहा हूं, आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है। सर फिर क्या पढ़ना है, बस इतना समझो ध्यान से। इनका ये कहना है स्नेल के नियम के बारे में, क्या कहना है, अगर मान लो ये हमारे पास में एंगल आई है और ये हमारे पास में एंगल आ रहा है, तो स्नेल का नियम इतना कहता है, क्या बोलता है स्नेल का नियम, सुनो ध्यान से। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है, बस सुनो ध्यान से। स्नेल का नियम ये बोलता है कि साइन आई की जो वैल्यू होगी और यहां पे साइन आर का जो अनुपात होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी साथियों, इसकी वैल्यू यहां पे अपवर्तनांक के बराबर होगी। बस इतना सा नियम होता है जिसे बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या छोटी सी बात यहां पे क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ सबके सब। ये सर आई क्या है, आई हमारे पास में अपवर्तन है। ये आर क्या है साथियों, हमारे पास में यहाँ पे सॉरी आई हमारे पास में क्यों आपतन है जिसे बोलते हैं इंसिडेंस। आर क्या हमारे पास में, आर हमारे पास में साथियों अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है। तो स्नेल का नियम सीधे सीधे ये बोलता है कि साइन आई की रेशियो साइन आर से जब करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होने वाली है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होने वाली है। आप समझ गए छोटी सी बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है साथियों, अपवर्तनांक के बराबर है। अपवर्तनांक मतलब यहां पे किसके बराबर है, रिफ्रैक्शन के बराबर है। ठीक है, क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ना बालक, उस पॉइंट को सुनते चलो। एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं और उस फॉर्मूले को सुनोगे ना, आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हैव अ लुक ऑन दिस। बस अब जो मैं पॉइंट बताते चल रहा हूं उस पॉइंट को सुनते चलो सबके सब ध्यान से, कि सर हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनेगा, कैसे फॉर्मूला बनेगा, और आपको मैं सारे के सारे फॉर्मूले बताते चलूंगा। बस उसको सुनते चलना। देखो बालक, अब हमारे पास में एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, और इस फॉर्मूले को सुनोगे ना, आपके पास में हर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हम क्या क्या बताने वाले हैं और क्या क्या हमारे पास में चीजें हैं जो बनेंगी। अरे इधर सुन लो, जो चीजें मैं बताने वाला हूं ना वो चीजें बहुत अलग लेवल पे जाएंगी। सर एंगल्स का नाम इंग्लिश में बता दो, डोंट वरी अभी बता रहा हूं, ठीक है। मैं अरे यार मैं बेटा एक मिनट में आपके कमेंट्स को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मेरे जो कमेंट्स सबके शो नहीं हो रहे हैं। एक मिनट जाओ सबके साथ थोड़ा सा। अच्छा क्लास 10-15 मिनट थोड़ी सी आगे जाएगी, उसमें परेशान मत होना कि सर क्लास हमारी थोड़ी सी आगे क्यों जा रही है, क्योंकि कंसेप्ट है तो मैं कंसेप्ट को समझाने के बाद ही चीजें खत्म करूंगा, ठीक है। चलो अब जरा यहां पे देखो, हमारे पास आती हो हमने कुछ बातें यहां पे लिखने वाले हैं। देखो मैं यहां पे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। सर एक होता है हमारे पास में म्यू, सुनो सुनो, एक हमारे पास म्यू है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, सर म्यू का फॉर्मूला बनेगा सीधे सीधे यहाँ पे सी अपॉन वी, ठीक है, पहला फॉर्मूला ये बन जाएगा। अच्छा किसके बराबर होगा ये साथियों हमारे पास हो जाएगा किसके बराबर, देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन आई अपॉन यहाँ पे साइन आर के बराबर। सुन लो ध्यान से। अच्छा भैया ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन सकता है, देखो तो ये साथियों बन जाएगा हमारे पास में वास्तविक गहराई अपॉन यहां पे आभासी गहराई के बराबर, आभासी गहराई के बराबर। देखो ध्यान से, जिसको हमने यहां पे नाम दिया साथियों यहां पे रियल डेप्थ अपॉन में यहां पे वर्चुअल डेप्थ, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो बनके तैयार हो जाता है। किसका फॉर्मूला देखिए तैयार हो जाता है साथियों, तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं इन सबके। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 फॉर्मूलेज को जरा याद कर लो सबके सब। सुनो
सर ये 3 फॉर्मूलेस कैसे याद करने हैं बेटा, इधर सुनो सबके सब बोर्ड पे। अभी इनके अंदर मैं वैल्यूज बताऊंगा और इनकी वैल्यूज को जरा आपको समझाता हूं। देखो, तो हमें ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं। अब आप कहोगे सर ये चीजें क्या क्या है, इसमें सी क्या है? तो सी का मतलब देखो सीधे सीधे हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट है। सुनो, तो सी का मतलब हमारे पास है साथियों स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का बेटा मतलब होता है 3 इंटू 10⁸ यहां पे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो v की बात करते हैं। v क्या है साथियों? v का मतलब होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किसी भी यहां पे माध्यम के अंदर जो प्रकाश की चाल होती है, किसी भी मीडियम के अंदर जो प्रकाश की चाल होती है, उसे हम शो करते हैं v से। ठीक है भैया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बताओ कि सर हमारे पास में साइन आई क्या है, तो इसमें आई मतलब क्या? देखो आई, इसमें साथियों आई का मतलब होता है इंसिडेंट रे। सुनो, इस आई का मतलब क्या है? तो इस आई का मतलब है साथियों यहां पे आपतित, यहां पे किरण। ठीक है, तो आपतित किरण है। अच्छा, आर क्या हो जाएगा? तो आर का मतलब है साथियों यहां पे परावर्तित नहीं, तो आर का मतलब है साथियों अपवर्तित, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे साथियों? इंग्लिश में कहेंगे रिफ्रैक्टेड। ठीक है, और हमारे पास में जो आर डी है, तो इस आर डी को साथियों में एक नाम दिया जिसे बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ बोलते हैं। अभी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं सारी की सारी बातें बता रहा हूं। और जो यहाँ पे वीडी लिखा, वीडी, इस वीडी को साथियों मैंने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं वर्चुअल डेप्थ। क्या बोलते हैं? वर्चुअल डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, चलो एक कंसेप्ट और छोटा सा समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। देखो सर म्यू की अगर वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, सुनो ध्यान से, अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो लाइट की स्पीड होती है, तो लाइट की स्पीड यहां पे क्या हो जाएगी? देखिए बताओ जल्दी से। तो लाइट की स्पीड यहां पे कम हो जाएगी। आप समझ गए छोटी सी बात को? अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमेशा ये बात समझना साथियों कि लाइट की स्पीड यहां पे कम हो जाएगी। बस अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो यहां पे लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। अभी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं क्वेश्चन समझाता हूं। देखो बहुत बढ़िया, आप पहले ये देखो, अगर हम बात करते हैं साथियों हवा के बारे में, तो हवा के अंदर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? इसका 1.003 है। मतलब यहां पे स्पीड कैसी है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लाइट की स्पीड कैसी होने वाली है? देखो ज्यादा होने वाली है। बोलो जल्दी से। अब जैसे बात करते हैं पानी के बारे में, तो पानी का साथियों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। अच्छा, 1.33 को हम यहाँ पे 4/3 लिख सकते हैं। 1.33 को 4/3 भी लिखा जा सकता है। मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी या कम हो जाएगी? इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? क्वार्ट्ज के बारे में। क्वार्ट्ज की साथियों वैल्यू होती है 1.46, इसमें प्रकाश की चाल और ज्यादा कम हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं क्राउन ग्लास के बारे में, तो क्राउन ग्लास की बेटे वैल्यू होती है 1.52, इसमें स्पीड की जो चाल होती है वो, इसमें जो प्रकाश की स्पीड होती है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ कि डायमंड है, यहां पे हीरा है, हीरे के साथियों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, इसमें स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा यहां पे स्पीड ऑफ लाइट होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा कम होगा। और अगर अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा है तो प्रकाश की चाल यहां पे कम होती जा रही है। अब आपको मैं बताऊं साथी, सुनो, ये जो मैंने सारे के सारे फॉर्मूले लिखवाए थे भाई आपको, इन फॉर्मूले के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं सुनो ध्यान से। इन फॉर्मूले के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इन क्वेश्चंस को जरा समझते हैं। आ जाओ, ठीक है, तैयार हो सके सब? आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप यहां पे ऑटोमेटिकली अब समझ जाओगे कि मैंने सारी की सारी बातें क्यों बताई आपको। देखो ध्यान से बताओ, देखो जल्दी से। इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक अपीयर्स टू बी 10 मीटर, देन इट्स एक्चुअल डेप्थ विल बी, बताओ जल्दी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया हमारे पास में 1.33। अगर यदि पानी की टंकी की गहराई साथियों 10 मीटर प्रतीत होती है तो उसकी वास्तविक गहराई क्या होगी? हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया जा रहा है? 1.33 दिया जा रहा है। पानी का जो अपवर्तनांक है वो कितना? 1.33 है। सर कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? मैंने फॉर्मूला बताया था साथियों, देखो ध्यान से, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे वास्तविक गहराई अपन आभासी गहराई। बताया था मैंने आपको? अरे बोलो ना, आया ना? क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि सर हमारे पास में जो म्यू होता है जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका साथियों फॉर्मूला बनता है वास्तविक गहराई। सुनो ध्यान से, वास्तविक गहराई, जिसको हमने एक नाम दिया है साथियों रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ। अपॉन में क्या बनेगा बताओ? अपॉन में साथियों बनेगा हमारे पास में आभासी गहराई। क्या मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको?
बोलो जल्दी से, आभासी गहराई, बोलो हाँ या ना, जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों, देखिए वर्चुअल डेप्थ बोलते हैं। अब इनका जो अनुपात होता है ये भी किसके बराबर होता है, हमारे पास म्यू के बराबर होता है। अब देखो म्यू कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 1.33, ठीक है। अब वास्तविक गहराई हमें निकालनी है, रियल डेप्थ हमें निकालनी है। वर्चुअल गहराई कितनी है, तो वर्चुअल गहराई भैया हमारे पास में 10 दी जा रही है, तो रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से, 10 इंटू यहाँ पे 1.33 करोगे तो रियल डेप्थ की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में आएगी 13.3 मीटर। क्या छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है, बोलो जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनेगा, इसका सत्य आंसर हमारे पास बनेगा 13.3 मीटर। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर सबके सब, लेट मी नो। पहले ये बताओ, देखो मैं आपकी कमेंट्स बेटा पढ़ूंगा, पहले आप मुझे बताओ, क्योंकि आपके ना कमेंट्स के माध्यम से चीजें नहीं कर पाओगे। खमा गणी बेटा, खमा गणी। चलो, क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है। सर अगर लाइट पहले रेयर मीडियम से दूसरे डेंसर मीडियम में जाती है फिर इसी मीडियम में वापस आती है, उसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो बेटा, स्पीड सेम हो जाएगी। अगर मान लो कि देखो मैंने डायग्राम बताया था ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि ये लाइट है, ये हवा से चली और टकराने के बाद हवा में वापस आ गई तो स्पीड सेम हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन बताओ। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन तो इसी तरह से हो जाएगा। सर एक बच्चा मेरे से बोला सर थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ा दो, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है, बेटा कनपट्टी में मार दूंगा तुम्हारे में, ऐसा बोल मत देना, ठीक है। मैं प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं आपको, समझो हर चीज को, बाइलिंगुअल बता रहा हूं। मतलब कहां से आ जाते हैं बच्चे यार परेशान करने के लिए। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया, ये लेते हैं इंग्लिश वाली की बात कर दी, बताओ जल्दी से। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5 मीटर। यहां पे साथियों प्रकाश का जो अपवर्तन दिया गया वो 1.5 दिया गया है, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है साथियों हवा में कितनी दी जा रही, इतनी दी जा रही है, तो उस माध्यम में कितनी होगी स्पीड ऑफ लाइट इन दी ग्लास पूछा गया। देखो मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, कि सर यहाँ पे म्यू का फॉर्मूला बनता है हमारे पास में C/V, बोलो जल्दी से, पढ़ाया था मैंने आपको, ये वाला फॉर्मूला भी मैंने बताया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.5 है, देखो 1.5 दिया जा रहा है, तो यहाँ पे C क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है, कितनी दी जा रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी जा रही है। और V क्या है साथियों, उस माध्यम में हमें V कितना बनेगा, तो V देखो काट दो सीधी से, 2 से कटेगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, तो भैया प्रकाश की चाल हो जाएगी हमारे पास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो साथियों, मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तो मैं थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल है जो करना पड़ेगा, वैसे मैं बता चुका हूं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा गया सुनो, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है और इसकी वास्तविक गहराई यहां पे 20 सेंटीमीटर है, तो द्रव का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन। देखो आप जानते हैं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास में क्या, रियल डेप्थ अपॉन में वर्चुअल डेप्थ, ये हमने पढ़ा हुआ है, बोलो जल्दी से। सर म्यू निकालेंगे, रियल डेप्थ कितनी है, तो रियल डेप्थ साथियों हमारे पास में 20 है, आभासी कितनी है 15 है, काट दो जल्दी से, किससे कटेगा ये 5 से कट जाएगा, हाँ 5 से कट जाएगा ना, तो 5 4 और ये 3, तो मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 4/3 आ रही है, और 4/3 होती है बेटा हमारे पास में 1.33, समझ गए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हमारे पास में 1.33 आ रहा है। मतलब ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आए हैं, इसको बताओ सबके सब जल्दी से, इसको बताओ सबके सब क्वेश्चन को, फिर मैं तुम्हें इसमें और बढ़िया बढ़िया वाले जो क्वेश्चन है वो कराता हूं उसमें। बस 3-4 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं बेटा, 3-4 क्वेश्चन से फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस 3-4 मतलब 5-10 मिनट की बात हो, फिर हमारा टॉपिक खत्म कर देंगे हम लोग। बताइए, यदि किसी तालाब में एक मछली की आभासी गहराई 6 मीटर है तो उसकी यहाँ पे वास्तविक गहराई क्या होगी, ये पूछा गया। अब ये हमें कहीं पे भी ना यहाँ पे क्या नहीं दिया गया, हमें सर म्यू की वैल्यू नहीं दी गई। आप खुद ही बताओ जल्दी से, क्या हमें यहाँ पे कहीं पे साथियों म्यू की वैल्यू दी गई है, आपको वैसे नहीं दी गई बेटा, दिया गया। देखो तालाब में क्या होता है, तो तालाब में साथी होता है पानी, और पानी की वैल्यू कितनी होती है बताओ, पानी की होती है 1.33। मैंने क्या कहा था, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे साथियों हमें जो दिया जा रहा है, तालाब दिया जा रहा है, तो तालाब में कितनी हो जाएगी 1.33 हो जाएगी, और 1.33 को आप सीधी सीधी 4/3 भी ले सकते हैं, आप समझ गए।
जो मैं कह रहा हूं तो 1.33 को आप यहां पे 4/3 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। सर म्यू कितना दिया गया है? म्यू हमारे पास में 4/3 है, ठीक है। किसके बराबर होता है साथियों? रियल गहराई अपॉन में आभासी गहराई के बराबर। तो हमें क्या दिया जा रहा है बताओ कि यहाँ पे आभासी गहराई 6 मीटर है, तो 4/3 जो है साथियों वो रियल डेप्थ, और आभासी कितनी है? 6 है। काटोगे 2 से कटेगा, तो रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी हमारे पास में? तो आंसर है 8 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर 1.33 से सॉल्व करोगे तो हमारे पास में 7.98 आएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है। ओ भाई साहब चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारे लिए हाल चीजें हो जाएंगी। क्या पूछा गया? मैंने जानबूझ के ना ऑप्शन नहीं दिए इस बार। क्यों नहीं दिए? ताकि तुम लोग तुक्का लगाना ही बंद कर दोगे। बताओ, यदि प्रकाश का आपतन कोण यहां पे 90 डिग्री है, चलो अगर देखिए हम बात करते हैं प्रकाश का साथियों आपतन कोण यहां पे 90 डिग्री का है, ठीक है, और यहां पे अपवर्तन के बाद साथियों जो कोण है वो 29 डिग्री का दिया जा रहा है। तो बताओ हमें पूछा गया है सर कि सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये पूछा गया। सुनो बहुत इजी है, देखो यहां पे आई कितना है? आई साथियों हमारे पास 90 डिग्री है। आर कितना है? आर हमारे पास 30 दिया जा रहा है। आप ये जानते हैं म्यू जो होती है उसमें वैल्यू बनती है हमारे पास में कौन सी? देखो साइन आई अपॉन में क्या बनता है? हमारे पास बनता है बेटा साइन आर। तो ये वैल्यू है जो बनके तैयार होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको साथियों हम सीधे सीधे बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। बस कुछ मत करो, देखो यहां पे हो जाएगा हमारे पास में कितना? साइन 90, और नीचे कितना हमारे पास में देखो, तो नीचे हमारे पास में साइन 30। साइन 90 की साथ वैल्यू होती है 1, और साइन 30 की वैल्यू बनती है देखो 1/2, है कि नहीं? 1/2 होती है। तो सीधे सीधे हमारे पास कितना बनेगा? देखिए 2 बनेगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया हमारे पास 2 आ रहा है। अच्छा ये कौन से नियम से आया है? तो ये साथियों आया हमारे पास सीधे सीधे कौन सा नियम से? तो आंसर है स्नेल के नियम से आया है। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है? चलो इसी तरह का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का साथियों लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लो जल्दी से सबके सब। बताओ जल्दी से, इसी तरह का साथियों लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लो। देखो क्या कहा जा रहा है, सुनना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं, ठीक है। देखो प्रकाश का जो आपतन कोण है वो कितना दिया जा रहा है? 90 डिग्री दिया जा रहा है, और जो अपवर्तन कोण है वो 45 डिग्री दिया जा रहा है। हमें निकालना क्या साथियों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सर म्यू दिया गया हमारे पास में, क्या ये होता है साथियों? साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा किस नियम के थ्रू होता है ये? तो ये होता है साथियों स्नेल के नियम के थ्रू। साइन आई कितना दिया गया है? तो ये होगा भैया हमारे पास में देखो साइन 90, और ये हमारे पास कितना देखिए, तो आंसर है साइन 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास में 1, और साइन 45 साथ होता है 1/√2। आप सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा? देखिए √2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में सीधे सीधे सॉल्यूशन आ चुका है, इसका खत्म करो। तो ये है साथियों हमारे पास में कौन सा कंसेप्ट? तो ये था हमारे पास में यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जल्दी से बताओ सबके सब मुझे कमेंट के अंदर, क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यहाँ पे सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं? क्या आपको सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से चमक गया है? कहां पर क्या चीजें होती हैं, कहां पे चीजें नहीं होती हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं? तो हर तरह के क्वेश्चंस के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया आपके साथ में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन जो है वो बता दो जल्दी से, इसका भी बात हम यहाँ पे करते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि अपवर्तनांक की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। हमसे बेटा पूछा गया था जो अपवर्तनांक होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, उसकी यूनिट क्या होती है। तो अपवर्तनांक की हम जब बात करेंगे तो इसकी साथियों किसी प्रकार से कोई भी जो यूनिट है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये वास्तव में क्या है साथियों, एक तरह का यहाँ पे रेशियो है, ये एक तरह का अनुपात है, और इसी के कारण इसकी किसी प्रकार से ना तो कोई डायमेंशन होती है, और ना ही साथियों इसकी प्रकार से क्या होती है, यहाँ पे कोई यूनिट होती है। तो ये था हमारा आज का प्यारा सा कंसेप्ट। अब सुनो, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे लेंस के बारे में। तैयार हो जाओ,
तो नेक्स्ट क्लास जो है हमारे पास में बहुत मजेदार है, और हम यहाँ पे बात करने वाले किसके बारे में, लेंस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर कतई ज़हर कंटेंट मिलेगा, और लेंस की मैं स्टार्टिंग करूंगा, लेंस बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, कतई ज़हर तरीके से पढ़ाने वाला हूं, मजा आ जाएगा, पढ़ के धागे खोल देंगे लेंस की। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया, और कितना कुछ नया सीखने को मिला, प्लीज ये बताओ सबके सब जल्दी से, फिर हम अपनी क्लास को यहाँ पे बंद करते हैं। कितना कुछ नया सीखने को मिला ये बताओ जल्दी से, नया क्या मिला, नया सीखने को क्या मिला। सर वो क्वेश्चन का आंसर 2 है, 3 नहीं है बेटा, 2 ही दिया मैंने तो आंसर, 3 नहीं दिया, 2 दिया। चलो ठीक है, तो हम बेटा कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बड़ी तरीके से पढ़ो, और कल सेम टाइम पे आ जाना सबके सब, लेट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।